Students, first of all, a very auspicious and fresh morning to all of you. Students, today we are going to start your Spectrum book second lesson's first part. This lesson is very interesting and the lesson name is Carla and the Greedy Merchant. Lesson का नाम क्या है बेटा? कार्ला और लालची व्यापारी. First of all, we are going to study about the lesson to understand better the background of this story. सबसे पहले हम है ना इस लेसन के जो अबाउट द लेसन दे रखा है इसके बैकग्राउंड को पढ़ेंगे ताकि है ना अच्छी तरीके से आपको ये लेसन समझ में आ जाए, इसके बेसिक को अच्छी तरीके से आप समझ लो. लेट्स स्टार्ट बेटा. इन दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट द इंटेलिजेंस ऑफ द शू मेकर्स डॉटर कार्ला. इस अध्याय के अंदर हम है ना किसका अध्ययन करेंगे? जो शू मेकर था ना, जूते बनाने वाला था, उसकी लड़की की चालाकी या बुद्धिमत्ता के बारे में अध्ययन करेंगे. अ मर्चेंट प्लेस अ ट्रिक एंड टेक्स ऑल द थिंग्स ऑफ द शू मेकर. इस के अंदर है ना जो है ना मर्चेंट है, वो मर्चेंट क्या करता है बेटा? व्यापारी एक चालबाजी खेलता है. ट्रिक का मतलब क्या होता है? चालबाजी. चालबाजी खेलता है और जूते बनाने वाले की ना सारी चीज़ें क्या कर लेता है? ले लेता है उससे. लेट्स फाइंड आउट हाउ कार्ला टेक्स रिवेंज फ्रॉम द मर्चेंट. आओ हम पता लगाते हैं कि किस प्रकार से कार्ला ना उस व्यापारी से अपना रिवेंज लेती है. रिवेंज का मतलब होता है बेटा बदला लेना. ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लेसन को. लेसन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नरेटर से. नरेटर कौन होता है बेटा? हु टेल्स द स्टोरी. जो कहानी को बताता है उसको हम नरेटर कहते हैं. इन द सिसिलियन सिटी ऑफ पैलेर्मो इटली देयर वंस lived a poor shoemaker and his young daughter कार्ला. यानी कि इटली के अंदर पैलेर्मो के अंदर जो है ना सिसिलियन जो नगर था, वहाँ पर एक बार एक गरीब जूते बनाने वाला और उसकी जो जवान बेटी कार्ला रहते थे. shoemaker worked with great skill creating fine leather shoes and sandals which he sold at a nearby market. जो जूते बनाने वाला था बड़ी निपुणता के साथ अच्छे लेदर से, लेदर क्या होता है बेटा? चमड़े से ना जूते और चप्पल बनाता था, जिसको होना वो क्या करता था? नज़दीक ही जो है ना मार्केट थी वहाँ पर उसको बेच देता था. कार्ला हेल्प्ड इन द शॉप बाय पॉलिशिंग. जो कार्ला थी ना वो शॉप के अंदर किस रूप में मदद करती थी? पॉलिशिंग करने के रूप में मदद करती थी. किसको पॉलिश करती थी वो? फाइनली क्राफ्टेड शूज़ अंटिल दे शोन. यानी कि भी अच्छी तरीके से कारीगरी किए हुए जूते जिनको वो तब तक पॉलिश करती थी जब तक है ना वो चमक नहीं जाते थे. बेटा क्राफ्टेड होता कारीगरी करना. वन डे द शू मेकर लोडेड हिज वैगन विद गुड्स एंड हिच्ड अप हिज ओनली हॉर्स. एक दिन जो है ना जूते बनाने वाला है ना क्या करता है? अपनी वैगन क्या होता है बेटा? चार पहियों वाली घोड़ा गाड़ी. अपनी चार पहियों वाली घोड़ा गाड़ी के अंदर है ना अपने सामान को लादता है और अपने एकमात्र घोड़े के ऊपर सवार हो जाता है. गुड्स बेटा यहाँ पर क्या है? गुड्स का मीनिंग होता है सामान, और अकेला जो गुड होता है ना जिसके पीछे एस लगता है उसका बोलते हैं वो अच्छा, लेकिन एस लगने के कारण है ना इसका पूरा अर्थ बदल जाता है. इसको बोलते हैं हमें सामान. और हिस्ट का मतलब होता है बेटा किसी के ऊपर सवार हो जाना. ठीक है ना बेटा. अब शू मेकर क्या कहता है अपनी बेटी को कि भी विश मी लक कार्ला ही सैड. अपनी बेटी को क्या कहता है कि कार्ला मुझे है ना आप बेस्ट ऑफ लक बोलो. उसके बाद फिर से है ना शू मेकर बोलता है आई एम गोइंग टू द मार्केट एंड होप टू रिटर्न बिफोर डार्क विद माई पॉकेट फील्ड विद कॉइन्स. क्या कहता है वो? मैं है ना मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर जा रहा हूँ और आशा करता हूँ शाम को अंधेरा होने से पहले लौट आऊँगा. किसके साथ लौट आऊँगा बेटा? भी अपनी जेब को पैसों से भर करके. अब नरेटर है ना बताता है कि कार्ला विश्ड हर फादर अ स्पीडी रिटर्न, किस्ड हिज चिक फॉर लक एंड सा हिम ऑन हिज वे. कार्ला है ना अपने पिता को है ना क्या करती है? भाई है ना जल्दी से लौटने की आशा करती है, अपने पिता की जल्दी से लौटने की आशा करती है, और साथ में उनको क्या करती है? एक बेस्ट ऑफ लक किस उनके गाल के ऊपर देती है और उनको उनके रास्ते पर जाते हुए उसने अपने पिता को देखा. द शू मेकर
took a route that brought him on to a street filled with stores। जो शू मेकर है ना एक ऐसा रास्ता चुनता है जो उसको कहाँ पर लेकर के आ जाता है, एक गली के अंदर लेकर के आ जाता है जो बिल्कुल किससे खचाखच भरा था। वहाँ बहुत सारे स्टोर्स थे, यानी कि स्टोर्स क्या होते हैं बेटा, बड़े बड़े जो गोदाम होते हैं, बड़े बड़े जो दुकानें होती हैं, वहाँ पर लेकर के आ जाता है। एज ही पास्ड बाई अ शू स्टोर अ वेल्थी मर्चेंट कॉल्ड टू हिम। जैसे ही वो ना एक जूतों वाले स्टोर के पास से गुजरा, एक वेल्थी का मतलब क्या होता है, धनवान या अमीर, एक बड़े ही धनवान व्यापारी ने उसको पीछे से आवाज़ लगाई। मर्चेंट क्या कहता है, हे वेट माई गुड फेलो, अरे मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा इंतज़ार करो, रुको। वेट का मतलब यहाँ पर क्या लगे बेटा, वेट में वैसे तो होता है इंतजार, लेकिन यहाँ पर लगेगा रुकना। नरेटर बताता है अब क्या होता है। द शू मेकर स्टॉप्ड एज द मर्चेंट अप्रोच्ड। जो जूते बनाने वाला था वो क्या करता है, अपनी घोड़ा गाड़ी को रोक लेता है जैसे वो व्यापारी वहाँ पर अप्रोच करता है। अप्रोच का मतलब होता है बेटा पहुँच जाना। जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो अपनी घोड़ा गाड़ी को रोक लेता है। उसके बाद मर्चेंट बोलता है उसके को, जूते बनाने वाले को, आई सी यू डू फाइन वर्क, मैं जानता हूँ कि तुम है ना बड़ा अच्छा काम करते हो। अब नरेटर है ना वर्णन करता है उसको का। सैड द मर्चेंट पिकिंग अप अ पेयर ऑफ लेदर सैंडल्स एंड एडमायरिंग देम। ये बात जो व्यापारी ने ना क्या कहते हुए कही, एक जो सैंडल्स का ना जो लेदर के बने हुए थे सैंडल्स, उनका जोड़ा उठाते हुए और उनकी प्रशंसा, जैसे कि मैं ना कोई सामान ले रहा हूँ, उस सामान को अपने हाथ में लेकर के उनको देख करके उसकी प्रशंसा करते हुए कहूँ। यही बात सेम व्यापारी ने क्या किया, जो ना सैंडल्स थे ना, जो लेदर के बने हुए सैंडल्स थे, उनको उठाते और एडमायरिंग होता है प्रशंसा करना। प्रशंसा का मतलब होता है बेटा, जैसे कि हम किसी की तारीफ नहीं कर देते हैं, उसको बोलते हैं एडमायरिंग। उन जूतों की यानी कि उस सैंडल्स की ना तारीफ करते हुए वो बोला ये बात है। क्या बात बोली बेटा उसने, आई सी यू डू फाइन वर्क, यानी कि ये बात बोली थी उसने भी, मैं जानता हूँ कि तुम बड़ा अच्छा काम करते हो। मर्चेंट फिर से कहता है वेरी फाइन इंडीड, वास्तव में ये बड़े ही अच्छे हैं। इंडीड का मतलब क्या होता है बेटा, वास्तव में। नेटर फिर से ना कहता है देन ही लुक्ड एट द शू मेकर विद अ स्लाई ग्रीन। स्लाई होता है बेटा कपटपूर्ण, छल वाला, और ग्रीन मीन्स होता है हंसी। इसके बाद वो व्यापारी है ना उस जूते बनाने वाले की तरफ है, बनाने वाले की तरफ है, बड़े है ना कपटपूर्ण हंसी हंसते हुए उसकी तरफ देखता है। यानी कि बड़ी चालाकी वाली हंसी से, यानी कि बड़ी द्रुत नहीं होता जो चालाकी के साथ कोई हंसता है, उस वैसे ही क्या करता है वो, जो जूते बनाने वाले की तरफ, जो बेचारा गरीब जूते बनाने वाला था उसकी तरफ है, एक कपटपूर्ण हंसी हंसते हुए उस जूते बनाने वाले की तरफ है देखता है। और वो व्यापारी पूछता है हाउ मच फॉर एवरीथिंग, यानी कि जितने भी सैंडल्स और शूज़ वहाँ पर रखे हुए थे ना, उनके बारे में उसका दाम पूछता है कि भाई सभी का ना कितना दाम है। नरेटर अब बताता है द शू मेकर थॉट फॉर अ मोमेंट अबाउट हाउ मच ही वुड हैव चार्ज्ड फॉर ईच पेयर इन द मार्केट एंड नेम्ड अ फेयर प्राइज। यानी कि जो गरीब जूते बनाने वाला था एक पल के लिए सोचता है, मोमेंट मीन्स क्या होता है, अक्षण या पल, एक पल के लिए वो सोचता है और वो विचार करता है कि भाई इस मार्केट के अंदर है ना मुझे है ना प्रत्येक पेयर के लिए, यानी कि प्रत्येक जोड़े के लिए, यानी कि जूतों का जोड़ा और जो चप्पलों का जोड़ा था उसके लिए कितना लेना चाहिए। थोड़ा सा विचार करने के बाद वो है ना क्या करता है, एंड नेम्ड अ फेयर प्राइज, एक अच्छा प्राइज बता देता है। और प्राइस क्या बताता है शू मेकर बेटा, 20 कॉपर पीसीज फॉर एवरीथिंग, यानी कि सभी जितने भी उसके अंदर जूते और चप्पल थे उनके लिए कितना मूल्य बताता है, 20 तांबे के टुकड़े। कॉपर का यूज़ बेटा एंशंट रूप में ना एक करेंसी के रूप में और ख़ास तौर पर सिक्के बनाने के लिए कॉपर का यूज किया जाता था। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसका थोड़ा सा मैं साइज़ थोड़ा कम कर लेता हूँ बेटा, ये थोड़ा साइज़ बड़ा है। ठीक है ना। अब मर्चेंट क्या कहता है, ठीक है भाई उनका दाम हो गया था 20 कॉपर के जो है ना पीसेस थे उसके ऊपर, तो कहता है इट्स डील, ठीक है भी, तो हमारे बीच में ये समझौता तय हुआ, डील हो गई हमारे बीच में। अब नरेटर बताता है सैड द मर्चेंट फैमिली एंड हैंडेड द
शो मेकर द कॉइन्स। और ये बात ना कौन सी बात है, डील वाली बात। वो जो व्यापारी ने बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी मजबूती के साथ ये बात कहता है, और उसको ना कितने रुपए जो जो 20 कॉपर के जो सिक्के थे ना, उसको एंडेड में सौंप देना। शू मेकर को 20 कॉपर के जो सिक्के कॉइन्स उसको सौंप देता है। और फर्मली का मीनिंग क्या होता है बेटा, मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ। व्यापारी बड़ी दृढ़ता के साथ ये बात कहता है और उसको जूते बनाने वालों को कॉइन्स दे देता है। कॉइन्स का मतलब होता है बेटा सिक्के। देन द मर्चेंट क्लाइम्ड ऑन टू द वैगन। और इसके बाद है जो क्लाइम्ड का मतलब होता है चढ़ जाना। व्यापारी जो है ना उस 4 पहियों वाली घोड़ा गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। सीटेड हिमसेल्फ नेक्स्ट टू द शू मेकर। और शू मेकर के ठीक है नेक्स्ट अपने आप को वो स्वयं उसके आगे जा कर के बैठ जाता है। एंड टोल्ड हिम टू स्टेप डाउन एंड बी ऑन हिज वे। और उस बेचारे गरीब जूते बनाने वाले को क्या कहता है, इस घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहता है और अपना रास्ता नापने के लिए कहता है। शू मेकर बेचारा अब हैरान था, व्हाट्स दिस, यह क्या बात हुई। ये बात वो कहता है शू मेकर। नेटर अब बताता है प्रोटेस्टेड द शू मेकर। जो है ना शू मेकर था ना, उसने प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। वो क्या होता है, शू मेकर बेचारा जूते बनाने वाला विरोध करता है इस बात का। अब मान लो आपकी कोई है ना चीज़ आपसे कोई छीन रहा है, तो आप उस चीज़ का विरोध नहीं करोगे। तो सेम ऐसे ही क्या किया उस शू मेकर ने ना, जूते बनाने वाले ने भी इस चीज़ का विरोध किया। मर्चेंट कहता है कम नाउ माई डियर फेलो। अरे मेरे प्यारे दोस्त, लेट्स नॉट क्वेबल। क्वेबल होता है बेटा जैसे कि शब्दों के साथ कोई खेलता है ना, बड़े चालाकी के साथ कोई बात करता है, उसको क्या बोलते हैं, क्वेबल बोलते हैं। यानी कि इसका मीनिंग हम इंग्लिश में कहें तो प्ले ऑन वर्ड्स, यानी कि चालाकी करना, शब्दों में फंसा लेना किसी को, अपने शब्दों में फंसा करके कहता है। क्या कहता है, यू डिड एग्री टू सेल मी एवरीथिंग। भाई तुम है ना मुझे ना प्रत्येक चीज़ बेचने के लिए सहमत हुए थे ना, डिडंट यू, हुए थे ना, इस बात को वो कहता है। तो शू मेकर बेचारा ना क्या था, ऐसा ही हो गया था, वेल येस बट, हाँ हाँ मैंने बेचने के लिए कहा था परंतु। अब वो ऐसा कह करके चुप हो जाता है। मर्चेंट फिर से कहता है आई टेक यू एट योर वर्ड्स। मैंने तो जो तुमने ज़बान दी थी ना उसी का मैं पालन कर रहा हूँ। एवरीथिंग इंक्लूड्स योर वैगन एंड योर हॉर्स। एवरीथिंग के अंदर तो तुम्हारा जो है ना जो घोड़ा गाड़ी भी और तुम्हारा घोड़ा भी आता है। आफ्टर ऑल अ डील। वो क्या कहता है कि भी है ना इन सब के बावजूद एक डील तो डील ही होती है, तुमने मेरे साथ डील की है। इफ़ यू विश टू डिस्प्यूट माई क्लेम वी विल गो बिफोर द जज, देयर्स वन जस्ट डाउन द स्ट्रीट। अगर तुम है ना, क्या डिस्प्यूट मीन्स बहसबाजी करना किसी चीज़ के ऊपर, और क्लेम मीन्स दावा। अगर तुम मेरे दावे के ऊपर बहसबाजी करना चाहते हो तो हम किसके पास है, जज के पास चले जाते हैं, जो बिल्कुल गली में एक जज है यहाँ पर नीचे ही। नरेटर अब बताता है इन शॉक द शू मेकर फॉलोड द मर्चेंट टू द कोर्ट हाउस। यानी कि बेचारा है ना शौक में भर करके ना, जो गरीब जूते बनाने वाला होता है ना, उस व्यापारी के पीछे पीछे कोर्ट हाउस की तरफ चल पड़ा। व्हेन दे वर बिफोर द जज द मर्चेंट एक्सप्लेन्ड व्हाट हैड बीन सेड एंड द जज आस्क्ड द शू मेकर इफ ही हैड इंडीड एग्रीड टू सेल एवरीथिंग। जब वो वहाँ पर जज के पास चले जाते हैं तो जो व्यापारी है ना, हर चीज़ को, जो चीज़ वहाँ पर वो हुई थी उसको बताता भी, क्या क्या बात उनके बीच में एक्सप्लेन होता है, बताना बेटा। और जज है ना जूते बनाने वाले से पूछता है क्या वास्तव में है ना वो प्रत्येक चीज़ को बेचने के लिए सहमत हुआ था। एग्रीड का मतलब होता है बेटा सहमत होना, और इंडीड में जो होता है वास्तव में। तो बेटा ये लेसन यहाँ पर इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है। और इसके जितने भी जो है ना वर्ड मीनिंग है ना, आप अपनी फेयर कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर आप नोट डाउन कर लोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।